और चलिए हेडलाइंस के बाद उत्तराखंड की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली आवास पर शनिवार रात डिनर पार्टी आयोजित हुई। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड कैडर के कई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे। डिनर पार्टी की राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पहले इसमें उत्तराखंड के कई नेता भी शामिल होने वाले थे, हालांकि वो नेता नहीं पहुंचे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तराखंड की सियासत में अपने को और मजबूत करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र ने मनोहर लाल खट्टर को डिनर पार्टी दी। खट्टर की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से जो है वो ताल्लुकात अगर हम बात करें तो जग जाहिर है और शायद इस वजह से उन्होंने ऐसा किया, ये चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ अनुपम त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, जो कि न्यूज 18 उत्तराखंड के संपादक हैं। अनुपम जी, जो चर्चाएं हो रही हैं, क्या सिर्फ उसका आधार यही है कि मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, ये सभी जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी की पसंद है, उनको प्रोजेक्ट किया गया था वहां पर जब देखिए जीनत जी, क्या है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, अगर आप उनका पूरा हिस्ट्री खंगालेंगी, जब से वो सरकार में आए हैं 2014 अक्टूबर से उनकी सरकार बनी थी, तब से उनकी सरकार बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है। कई ऐसे मौके आए जब वहाँ स्थिति दिखी कि प्रशासनिक हालत बड़ी बिगड़ रही है, बावजूद उसके बीजेपी ने कभी उनको हटाने के लिए कंसिडर नहीं करा। खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जो जोड़ी है, उन्होंने उनकी वो पसंद बने रहे। उत्तराखंड की जहाँ तक बात है, यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत है, ये भी इन दोनों जोड़ी की ही पसंद रहे हैं। और दोनों ही केसों में एक चीज कॉमन ये है कि चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बीजेपी का मेंटर माना जाता है उससे जुड़े रहे हैं। दोनों फुल टाइम वहाँ पे राजनीति में आने से पहले वहाँ पर प्रचारक भी रहे हैं, तो उनके संबंध काफी पुराने हैं। और इस साल अक्टूबर में हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से कह सकते हैं कर्टसी डिनर काइंड ऑफ थिंग इन्होंने मुख्यमंत्री ने शायद आयोजित किया होगा, लेकिन उनके संबंध काफी पुराने हैं। और जाहिर है पॉलिटिक्स में कोई भी चीज होती है तो बिना किसी मतलब के तो होती नहीं है। अगर ये डिनर भी दिया गया है तो अपने रिश्ते प्रगाढ़ करने के लिए और एक मैसेज देने की ही कोशिश करी गई होगी, ताकि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है पार्टी का, उसकी तरफ भी एक पॉजिटिव सा सिग्नल जाए। इस तरीके का मुझे कुछ लगता है। जी अनुपम जी, आपने हरियाणा का जिक्र किया, मनोहर लाल खट्टर का जिक्र किया, और सच बात है कि चाहे राम रहीम प्रकरण हो या हम जाट आंदोलन हुआ था उसमें कितना नुकसान हुआ, रोहतक स्पेशली रोहतक को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, या हम उसके बाद बात करें तमाम जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतर आए वहाँ के, चाहे उनका जो गाय को लेकर स्टेटमेंट था उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई, और आपने हिस्ट्री का जिक्र किया। लेकिन अंदर खाने कई बार ऐसी भी इंफॉर्मेशन रही कि वो बयानबाजी जो है थोड़ा सा सोच समझ के दे, इंटरव्यूज उन्होंने कई संस्थानों को दिए। क्या सिर्फ यही एक आधार हो सकता है, या फिर हम कुछ और भी कुछ ऐसा जो कि चर्चा में ना हो तलाशने की कोशिश करें? जीनत, इसमें एक चीज ये है कि देखिए, उत्तराखंड की आप परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ 70 की असेंबली में 57 यानी कि 57 एमएलए बीजेपी के पास हैं। तो इतनी मजबूत स्थिति में बीजेपी है कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी भी करे, जैसे अपोजिशन पार्टी कई बार कहा जाता है कि भाई सरकार गिराने की कोशिश है, उस तरीके का जैसा कोई सीन यहाँ दिखता नहीं है। जो थोड़ा बहुत रिसेंटमेंट है वो सरकार की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की कुछ टीमें, कुछ विधायकों की तरफ से आता है, और जाहिर है हर सरकार में चलता है, यहाँ भी कुछ इस तरीके का चलता रहा है, और थोड़ा थोड़ा नाराजगी विधायक अपने दिखाते रहे हैं। लेकिन एकदम कोई सरकार को इमीडिएटली खतरा वैसा तो नहीं लगता। लेकिन ये मुझे जरूर लगता है कि जैसे लॉबिंग लगातार चलते रहती है सरकारों में, और यहाँ भी उत्तराखंड में भी कई नेता करते रहते हैं समय से पे। तो एक तरीके से जो डिनर डिप्लोमेसी होती है, इसके बहाने अपनी एक गुडविल इमेज बनाने की जो कोशिश होती है, ये उसी की तरह से इसको देखा जाना चाहिए। फिलहाल जो मुझे अभी पूरा ये कल से आज तक लगता है, जो हम लोग खबर दिखा रहे हैं डिनर देने के बाद। बहुत शुक्रिया आपका अनुपम जी, आपने जो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, एक तो गुडविल बनाने की कोशिश, दूसरा ये बात सभी जानते हैं कि लॉबिंग जो है वो हुआ करती है, तो उसके तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं और मीडिया नहीं सोशल मीडिया का जमाना है, उस लिहाज से भी। दिल्ली में हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और उत्तराखंड में भी बीजेपी सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया, तो उनके लिए एक, मैं कह सकता हूं कि नीचे ग्रास रूट में जाने के लिए
कुछ शब्दकोश और कुछ काम और कुछ मुद्दे, कुछ इशूज 4.5 वर्ष के अंदर केंद्र सरकार की उपलब्धियां मोदी जी ने जो कही, अन्य हमारे नेताओं ने कही हैं, तो उनको लेकर के मैं सोचता हूँ कि जाएगा। और निश्चित है कि ये जो अधिवेशन था ये बड़ा सफल रहा, ऐतिहासिक मैं इसको कह सकता हूँ। और निश्चित है कि इससे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा मिली है और उनमें एक उत्साह आया है। जिस प्रकार का उद्बोधन मोदी जी का और जिस तरह का कांग्रेस का कल्चर सामने आया, भ्रष्टाचार, तो मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी ने जिस प्रकार का पूरे 4.5 वर्षों के अंदर इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया और ऐसे ऐसे ऐतिहासिक योजनाएं और विकास जो कि आम तब नीचे तक पहुंचा है आम जन के लिए, तो उज्ज्वला को लेकर के, प्रकाश को लेकर के, और ऐतिहासिक योजना मैं कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के बाद भी उसको दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर में जाने तक फिर पैसा नहीं होता था, 5 लाख रुपया, तो ये एक ऐतिहासिक कदम है। और उससे बड़ा 10% सामान्य वर्ग के लिए भी जो आरक्षण, उसमें एक ऊर्जा सभी वर्गों में आई है। बीजेपी नेता अनिल गोयल के प्रतिष्ठानों से आयकर विभाग की टीम ने 70 लाख रुपए कैश बरामद किए। गोयल से 3 किलो सोना और 7 लॉकर जो हैं वो मिले हैं। इन लॉकरों की बात करें तो इनमें भी सोना ही बताया जा रहा है। आयकर विभाग 300 से ज्यादा जमीनों की रजिस्ट्री देखकर भी हैरान है। अब इसकी पड़ताल की जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी 13 टीमें शुक्रवार से लगातार बीजेपी नेता अनिल गोयल और कई बिजनेस में उनके पार्टनर जो हैं यमुनानगर के गर्ग परिवारों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी भी करेगी। अनिल गोयल भाजपा के ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते हैं। गोयल परिवार के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भी अच्छे ताल्लुकात हैं। किशोर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। किशोर, इस पूरी खबर में एक बारीक सी बात समझाने की कोशिश कीजिएगा कि ताल्लुकात बहुत अच्छे बताए जा रहे हैं बीजेपी के आला लीडरान के साथ भी और संघ के साथ भी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये रेड पड़ती है और फिर इतने ज्यादा खुलासे होते हैं अमाउंट को लेकर, रजिस्ट्री को लेकर, गोल्ड को लेकर? देखिए जीनत, इसमें सबसे पहले तो एक बात है कि इसमें एक एप्लीकेशन जाती है, यानी एक शिकायती पत्र जाता है आईटी को कि इस तरीके से इनके पास अथाह संपत्ति इन्होंने जोड़ी है। उसके बाद आईटी एक रेड मारती है और रेड में लगातार शुक्रवार सुबह 8 बजे से रेड मारती है और लगातार उनकी रेड में कई खुलासे होते हैं। कई जमीनों के ऐसे जमीनों के कागज होते हैं जिसमें आईटी खुद हैरान हो जाती है कि इतनी बड़ी तादाद में जमीन कहाँ से ली गई, इतना सारा सोना और जो कैश बरामद हुआ वो कहाँ से आया। अब इसमें राजनीति की अगर बात करें, राजनीति हलकों में बात करें तो उसमें भी यही बात के सवाल है। और ना सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस में भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जब इनके भाजपा के साथ इतने अच्छे संबंध के, खुद भाजपा के अच्छे बड़े नेता है, आरएसएस में अच्छी दखल रखते हैं। और राज्यसभा का जब भी चुनाव होता था, जब हालांकि बीजेपी के पास नंबर्स नहीं होते थे, बीजेपी इनको टिकट देती थी। यानी अगर बीजेपी किसी कैंडिडेट को बना रही है तो उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होगी। लेकिन ये छापा ऐसे समय में माना जाता है जब बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है, सारी बीजेपी की सीनियर लीडरशिप दिल्ली मौजूद होती है, खुद सरकार के तमाम मंत्री और खुद मुख्यमंत्री दिल्ली मौजूद होते हैं, खुद अनिल गोयल भी दिल्ली मौजूद होते हैं। ऐसे टाइम पे आईटी की रेड होती है तो कहीं ना कहीं आईटी ने पूरी तरह से वेल प्लानिंग और पूरी तरह से तैयारी की थी कि ऐसे समय पे रेड मारी जाए, क्योंकि वो भी जानते थे कि इनकी जो पहुंच है ऊपर तक है और हो सकता है कि आईटी की रेड रुक सकती है या फिर कुछ हो सकता है, कुछ भी इसमें अर्थ निकाला जा सकता है, इसीलिए ये समय चुना गया। अब ऐसे में ये जाहिर सी बात है, अब जबकि आईटी की रेड बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक खत्म हो चुकी है, आईटी वापस जा चुकी है, अपने साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क और जो कैश बरामद की बात कर रही है वो भी अपने साथ ले गए हैं। अब ऐसे में जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे और उसके बाद अनिल गोयल जब सामने आएंगे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अभी शुरुआत हुई है और थोड़ा सा इंतजार और करना होगा और क्या कुछ स्टेप्स उठाए जाते हैं आईटी की तरफ से और कई खुलासे हो सकते हैं।
पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी के गठबंधन के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस की सांसें अटक गई। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बसपा का वोट बैंक है, खासकर हरिद्वार संसदीय सीट पर। कांग्रेस को उम्मीद थी कि शायद बसपा का साथ उसे हरिद्वार में मिल जाएगा। यहां से चुनाव लड़ने की सोच रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब कहते हैं चिंता की बात तो नहीं है, दलित इस बार कांग्रेस के साथ आएंगे। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी के साथ आने से उत्तराखंड में भी सुगबुगाहट है। यूपी से इतर उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी सिर्फ कुछ पॉकेट्स तक ही सीमित है, जबकि बीएसपी 2 जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मजबूत है। 2017 विधानसभा चुनाव में जरूर बीएसपी का वोट प्रतिशत लुढ़का था, लेकिन इससे पहले के चुनाव में बीएसपी को औसतन 15% वोट मिलता रहा है। यूपी में गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड में भी गठबंधन चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला आला नेताओं को करना है। मैं समझता हूं कि हमने अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दी है और इस संबंध में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सुश्री मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मिल करके जो भी निर्णय लेंगे वो समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर उसे फॉलो कराएंगे। ये हमारी आदरणीय बहन जी का नेता का हमारी फैसला होगा, वो ये नेता जो हमारी चाहेंगे वो होगा। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस बीएसपी का साथ मिलने की उम्मीद कर रही है। हरिद्वार के पूर्व सांसद और दोबारा यहां से चुनाव लड़ना चाह रहे हरीश रावत बीएसपी पर अभी भी सॉफ्ट हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हरिद्वार संसदीय सीट पर करीब 3 लाख मुस्लिम और 2.25 लाख दलित वोटर हैं। उत्तराखंड के अंदर पहले ही लौटने का मन बना चुका है। आप देखिएगा इस बार हमको दलित वोट जो है हरिद्वार के नारसन से लेकर के उत्तरकाशी तक और मुनस्यारी तक पर्याप्त बहुत अच्छी संख्या में हम पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि कांग्रेस के सूत्र कहते हैं कि पार्टी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। यूपी में जो भी हो, लेकिन उत्तराखंड में बीएसपी का साथ कम से कम हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस को मिलेगा, तभी बात बनेगी। मनोज जुयाल और किशोर रावत के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 देहरादून। बड़ी खबर देहरादून से भी आ रही। लखवाड़ परियोजना पर फिर ब्रेक लग गया है। एनजीटी ने परियोजना पर रोक लगा दी। पर्यावरण को लेकर फिर से आकलन के निर्देश। 15 अप्रैल तक आकलन रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट आने तक परियोजना के काम पर रोक रहेगी। 300 मेगावाट की है लखवाड़ जल विद्युत परियोजना। उधर दून मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सेकेंड ईयर के छात्र ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक ये छात्र कल से कमरे में बंद था। हॉस्टल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। छात्र का शव पंखे से लटकता हुआ मिला। पुलिस के मुताबिक छात्र दिलीप कुमार गुरुग्राम का रहने वाला था। प्राथमिक जांच में पता चला है कि 1 साल से वो डिप्रेशन में चल रहा था। दिलीप को अंतिम बार शुक्रवार को हॉस्टल परिसर में देखा गया था। इसके बाद से वो किसी को नजर नहीं आया। दीपांकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, जब इस तरह के यंगस्टर्स की खबरें आती हैं तो बहुत तकलीफ फील होती है। और ये बात जो आई है कि 1 साल से डिप्रेशन में था, ये कम्युनिकेशन गैप जो है परिवारों में, हमारे शिक्षण संस्थानों में, इसको वजह माना जाए बेहद ही दुखद। बिल्कुल जीनत, अभी जो हमारी बात हुई पुलिस से रात में कि वो उसके परिवार ने उसको 2 दिन से फोन ट्राई कर रहे थे। जब फोन न्यूज से उठा तो उसके बाद उन्होंने स्कूल हॉस्टल प्रबंधन को फोन किया। फिर हॉस्टल प्रबंधन ने पुलिस को बुलाया और जब दरवाजा तोड़कर देखा तो ये छात्र पंखे से लटकता हुआ शव मिला। इसका बात यही निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा। माँ बाप से बातें कह नहीं पाया। सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, फेल हुआ था, तो ये भी बताया जा रहा है कि परेशान चल रहा था बहुत ज्यादा कि किस तरह इस मुश्किल से निकलूंगा। तो इससे पहले भी एक बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका था, जो बातें पुलिस की अभी तक की जांच में निकल के आ रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरा क्या प्रकरण रहा, क्यों ये आत्महत्या की इस छात्र ने, इसकी वो जांच करेगी। पोस्टमार्टम के लिए रात को ही शव भेज दिया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगा कि क्या वजह रही जीनत पूरे मसले में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन बेहद दुखद खबर, और ये कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ी वजह। आप तमाम सुसाइड के केसेस, थ्योरीज, केस स्टडीज निकाल कर देखेंगे तो कम्युनिकेशन गैप बड़ी वजह सामने आती है।
स्वाइन फ्लू से राजधानी देहरादून में एक और मरीज की मौत हो गई। 10 दिन के भीतर ये तीसरी मौत है। 5 मरीजों का दून के विभिन्न निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। विकास नगर निवासी 41 वर्षीय एक युवक को शुक्रवार शाम पटेल नगर में मौजूद श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वाइन फ्लू के लक्षण पर खून के सैंपल जांच को भेजे गए। शनिवार को उपचार के दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया। जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। उधम सिंह नगर से खबर है, 10 लाख के वैध अंग्रेजी शराब बरामद है। हरियाणा ब्रांड की बात करेंगे। शराब को पुलिस ने पकड़ा है। हरियाणा ब्रांड की शराबें केलाखेड़ा के एक मकान से बरामद हुई हैं। एक शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। केलाखेड़ा थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। अब बात करेंगे लोहड़ी की। उत्तराखंड में लोहड़ी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। ऋषिकेश में मनाए जा रहे लोहड़ी के एक कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पंजाबी गानों पर जमकर डांस किया। इस मौके पर अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज भी वो दिन याद आते हैं। उन्होंने शहरवासियों को लोहड़ी के पर्व की शुभकामनाएं दी। चलिए, कुछ तस्वीरें बहुत अच्छी होती हैं। हल्द्वानी से खबर है, हरदा की सियासी खिचड़ी। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत देंगे खिचड़ी पार्टी। कार्यकर्ताओं के साथ आज खाएंगे खिचड़ी। पहले चाय और नींबू पार्टी दे चुके हैं वैसे रावत। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 उत्तराखंड को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18uk.com, फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18 UP उत्तराखंड। नमस्कार।